झड़ी और मैं श्रुति। सरकार द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं विशेषकर प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारियों के कैडर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव कर राज्यों से उनकी राय मांगी गई, जो विवादास्पद हो गई। क्या है ये आईएएस कैडर रूल्स, हम आपको बताते हैं। केंद्र में नियुक्ति के लिए आईएएस की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने आईएएस अफसरों की नियुक्ति के नियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। जी हां, केंद्र ने राज्यों से 25 जनवरी तक इस पर अपनी राय देने को कहा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में इस संशोधन को पेश कर सकती है। 1 जनवरी सन 2021 तक देश में कुल 5,200 आईएएस ऑफिसर थे, जिनमें से 458 केंद्र में नियुक्त थे। और आइए अब जानते हैं कि कब कब हुआ केंद्र राज्यों में टकराव। आपको बताते चले कि मई 2021 में आईएएस अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल में टकराव हुआ था। दिसंबर 2020 में बंगाल सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में भेजने की बात नहीं मानी थी। वहीं 2001 में अटल सरकार का आईपीएस अधिकारियों को लेकर तमिलनाडु की जयललिता सरकार से विवाद हुआ था। ये तो थी पहले की बातें, लेकिन अब आइए जानते हैं इससे संबंधित तमाम संवैधानिक प्रावधान और नियम क्या दर्शाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल सेवक की। आपको बता दें कि ऐसे प्रावधानों से केंद्र सरकार यह संकेत देना चाहती है कि नियमावली में परिवर्तन परिसंघीय ढांचे के विरुद्ध नहीं है और राज्यों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत के परिसंघ पर दृष्टि डालना अनिवार्य है। अब बात करते हैं परिसंघ का गठन पे। आपको बता दें कि भारत का परिसंघ एक विकेंद्रीकृत और कार्यात्मक परिसंघ है, अर्थात यहाँ राज्यों का गठन संघ द्वारा होता है तथा वित्त और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के बदले संघ को सौंपी गई हैं। इसी कारण ऐसे ढांचे को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। आइए बात करते हैं राज्यों को जो स्वायत्तता दी गई है उस बारे में। आपको बताते चलें कि समय समय पर उभरने वाले नए विषयों पर संघ ही विधि बना सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा के रूप में नहीं बल्कि संघ की विधायिका के एक सदन के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा क्रमशः राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने और अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संकल्प पारित कर सकती है, जिससे संघ को विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। इसके साथ साथ राज्य की समस्त विधायी और कार्यपालिका शक्तियां संघ में निहित हो जाती हैं और भारत पूर्ण रूप से एकात्म स्वरूप वाला हो जाता है। अब बात करते हैं संघ और राज्यों के बीच पर्याप्त समन्वय प्रतिशत के बारे में। जी हाँ, कहा जा सकता है कि भारत के राजनीतिक ढांचे में संघ राज्य समन्वय के बावजूद इसका झुकाव संघ की ओर है, लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि भारत का परिसंघ कमजोर है। वस्तुतः राज्यों के बिना संघ का अस्तित्व नहीं है। दूसरी ओर जब राष्ट्रपति, राज्यपाल या 7वीं अनुसूची के प्रावधानों में संशोधन करना हो तो ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में न्यूनतम 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन अनिवार्य है। निश्चित रूप से भारत का राजनीतिक ढांचा संघ राज्य सहयोग और समन्वय पर आधारित है, लेकिन अंतिम शक्ति संघ को सौंपी गई है। आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि इस पृष्ठभूमि में अब यदि कैडर नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर विचार करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संघ और राज्य में असहमति होने पर संघ के निर्णय को अंतिम बनाना असंवैधानिक नहीं होगा। हालांकि व्यवहारिक रूप से राज्यों में कई प्रशासनिक समस्याएं आ सकती हैं। यदि अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य पर संघ का दबाव होगा तो उसके प्रशासनिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका होगी। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों में भी एक प्रकार की असुरक्षा का माहौल बन सकता है। कालांतर में संघ राज्य असहमति विवाद का रूप भी ले सकती है। इस संभावित समस्या के निदान के लिए एक ऐसी समिति गठित की जा सकती है जिसमें संघ और राज्य के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं और दोनों की प्रशासनिक आवश्यकताओं का आकलन कर लोकतांत्रिक निर्णय लेते हुए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की सिफारिश की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के कार्यकाल की सुरक्षा का प्रावधान भी ऐसी समस्या को कम या समाप्त कर सकता है।
तो आपको इस विषय में क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।